please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अब बात राजस्थान की, जिसमें चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और नकल से डरी सरकार ने राज्य में इंटरनेट पर बैन लगा दिया है। परीक्षा के दौरान सुबह 8 से शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। आज झुंझुनू में भी परीक्षा के दौरान सख्ती देखने को मिली। सेंटर में दाखिल होने से पहले लड़कियों के गहने उतरवा दिए गए, लड़कों के भी कपड़े उतरवा कर चेकिंग की गई। और इस खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जयपुर से हमारे संवाददाता भवानी देवड़ा और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के फाउंडर ओसामा मंजर। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने संवाददाता से ही पता करना चाहूंगी, भवानी ये मुझे बताइए कि यहाँ हालात में सुधार कब दिखेगा? कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है? 9 घंटे इंटरनेट, फोन सब बंद है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? देखिए नेहा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 दिन लगातार शनिवार और आज रविवार को 8 बजे से लेकर 5 बजे तक बंद है। आज शाम को 5 बजे तक बंद रहेगा, यानी कि 5:30 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि इंटरनेट ऑन करेंगे जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तब तक पूरा हैंग है राजस्थान के अंदर, और केवल एक जगह पर नहीं है, 33 जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय हैं उन सब पर है, जयपुर समेत। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वहां पर सारा काम ठप है, सारे जिला मुख्यालयों पर काम ठप है, सिर्फ पुलिस भर्ती के लिए, और सिर्फ इसलिए कि सरकार को ये डर है कि अगर इंटरनेट ऑन रहता है तो नकल होगी और नकल को नहीं रोक पाएंगे, और कोई मशीनरी, सरकारी मशीनरी वो काम नहीं कर पा रही है। और केवल इतना ही नहीं है, राजस्थान की पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया, 3 लेवल का सुरक्षा घेरा बनाया गया। अकेले जयपुर में 6 RAC की बटालियन लगाई गई, और अलग अलग लेवल पे मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। कपड़े पहनकर जाने नहीं दिया जा रहा, जूते पहनकर जाने नहीं दिया जा रहा, अगर फुल बाजू का शर्ट पहन के आ गया तो वो नहीं जाने दिया जा रहा, और जो महिला अभ्यर्थी है उनकी कान की बालियां, रिंग सब उतरवाई जा रही है। और इतनी सुरक्षा के बावजूद भी इंटरनेट पर बैन करना, जिससे लोगों को काफी मुश्किल आ रही है। जाहिर तौर पर अब आप इंटरनेट पे बैन लगा देंगे, टेलीफोन लाइनें यहाँ पर ठप पड़ जाएंगी, तो इस तरह की तो दिक्कतें निकल कर आएंगी। लेकिन मंजर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये ठीक है यहाँ पर एहतियात बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि वक्त आ गया कि सरकार, ये जो चीटिंग माफिया है, ये जो यहाँ ऑर्गेनाइज चीटिंग होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, इस सब पर नकेल कसने की जरूरत है? क्योंकि यहाँ पब्लिक को तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं। आप यहाँ पर, आपको अब कपड़े अपने देख के जाने पड़ेंगे, आप ज्वेलरी पहन के नहीं जा सकते हैं, प्लस आपकी इतनी भारी भरकम चेकिंग होती है, और वो छोड़िए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, सोल्यूशन तो बहुत साफ है कि अगर आप इंटरनेट जिस पे चलता है, अगर आप उसको ही नहीं ले जाने देंगे तो आप ऑलरेडी उसके ऊपर काबू पा रहे हैं। जब काबू पा रहे हैं तो फिर क्यों इंटरनेट बंद किया जा रहा है, ये समझ से बाहर की बात है। ये एक एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, सेंसरशिप राज की तरह चलने वाली बात है। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, अभी 199 इंटरनेट शटडाउन इंडिया जो है वो शायद पूरे दुनिया में सबसे आगे चल रहा है इंटरनेट शटडाउन में। और इस साल तक देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 99 के बाद सबसे ज्यादा राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। 26 बार जो है वो इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। तो इंटरनेट शटडाउन तब किया जाता है जब कोई बहुत ही ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें आपको लगे कि सारी की सारी जनता इन्वॉल्व है, या लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये चीटिंग का मसला और एग्जाम का मसला, जिसमें आपको कंट्रोल, एग्जामिनेशन का मतलब है कि आप एग्जाम जो है किसी फिजिकल जगह पे ले रहे हैं, जहां फिजिकल जगह पे ले रहे हैं, तो आप जो चेक कर रहे हैं लोगों को, तो मेरे ख्याल से जरूर मोबाइल ले जाने से मना कर रहे होंगे। और वहां पर ऐसे भी जब आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि ये पेपर लीक की बातें, फिर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज चीटिंग होती है या चीटिंग माफिया होता है, उनकी तरफ से जो रिगिंग होती है, उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, उसको कंट्रोल करना चाहिए। इंटरनेट पे तो तभी आएगा जब आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बाकी दूसरी चीजों पे सेंसरशिप लगा रहे हैं, जबकि ये खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सॉल्यूशन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि चीटिंग ऐसी चीज है जो फिजिकली टेक प्लेस करती है, और मान लीजिए इंटरनेट से भी टेक प्लेस करती होगी। तो अगर आप फिजिकल जगह पे कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके बाद से फिर क्यों बंद कर रहे हैं? और कितनी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं लोगों को। पूरे राजस्थान में कोई भी इंटरनेट के ऊपर, आजकल गरीब से गरीब आदमी इंटरनेट के ऊपर, बायोमेट्रिक के ऊपर निर्भर
करता है, वो सब की दुकान ठप है, इंटाइटलमेंट की दुकान ठप है, 2 दिन तक कोई सर्विसेज नहीं ले सकते, एटीएम नहीं, अपने मोबाइल से आप एटीएम नहीं यूज कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। और जबकि ये भी पता है कि इंटरनेट के बिना आजकल कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है और लोगों की लाइफ डिपेंडेंट है। ये तो लाइफ लाइन बंद करने वाली बात है, बिल्कुल स्टेट को आईसीयू में डालने वाली बात हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मंजर साहब और भवानी जी, आप दोनों का ही शुक्रिया वो सूरत हाल राजस्थान का हमारे सामने लाने के लिए। तो काफ़ी बुरी हालात हैं और इसका सामना आम पब्लिक को करना पड़ रहा है। और आपने वो तस्वीरें अभी अभी स्क्रीन पर देखी थी कि किस प्रकार एक थारो फिजिकल चेकिंग यहाँ पर जारी है, ताकि ये जो चीटिंग, इससे पहले मार्च में पेपर लीक हो चुका था ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग माफिया की तरफ से, तो फिर से ये जो सेकेंड टाइम जो पेपर हो रहा है, 14 लाख कैंडिडेट्स बताए जा रहे हैं इसके लिए अपियर कर रहे हैं। तो एहतियात के तौर पर यहाँ 2 दिन के लिए इंटरनेट की सेवाएं ठप हैं, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच। कुछ हम और अहम खबरों का रुख करते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी अब ऑडिटर्स और ऑडिट फर्म्स के खिलाफ कानून सख्त करने जा रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गठित कोटक कमेटी ने पिछले साल ही ये सिफारिश की थी कि सेबी के पास इनके खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में ऑडिट में लापरवाही से फ्रॉड के कई मामले सामने निकल कर आए हैं और रेगुलेटर का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। सेबी ने अब कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिट में गड़बड़ी होने पर संबंधित ऑडिटर या फर्म पर कार्रवाई का अधिकार देने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक अब ऑडिटर्स लिस्टेड कंपनियों की ऑडिट कमेटी या कंप्लायंस ऑफिसर के प्रति जवाबदेह होंगे। सेबी ने प्रस्ताव पर 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे हैं। अब किसान भी ऐप के जरिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक से लेकर कर्ज और फसल बीमा तक ले सकते हैं। सहकारी उर्वरक उत्पादक कंपनी इफ्को ने आई मंडी ऐप को लॉन्च किया है। इफ्को के 55,000 बिक्री केंद्र, 36,000 सहकारी समितियां, 30,000 स्टोरेज हाउस इस ऐप से जुड़कर तेज डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। आई मंडी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सरकार अब सभी तरह की दवाओं के दाम तय करने की दिशा में काम कर रही है। अभी तक सिर्फ चुनिंदा दवाओं के दाम तय किए जाते हैं। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नीति आयोग एक फॉर्मूला तैयार कर रही है जिसमें ट्रेड मार्जिन के आधार पर दवाओं के दाम कंट्रोल किए जा सकेंगे। दवाओं की कीमत में अनियंत्रित मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। नीति आयोग की अगुवाई में स्वास्थ्य मंत्रालय और फार्मा मंत्रालय के अधिकारी फॉर्मूला तैयार करने में जुटे हुए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने कहा है कि जल्द ही फॉर्मूला तैयार कर लिया जाएगा। इशू ऑफ DPCO review has been going on. Suggestions have been received and different departments, concerned departments are working together and it should be known soon as to what the government's final view on this. सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग दवाओं की कीमत को फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल या यूं कहें कि बिक्री की पहली जगह पर ट्रेड मार्जिन तय करना चाहती है। दावा है कि इससे कंपनी और अस्पतालों की मुनाफाखोरी पर लगाम लगेगी और मरीजों को मुफीद दर पर दवाएं मुहैया की जा सकेंगी। मगर इंडस्ट्री और अस्पताल दोनों को इस पर ऐतराज है। जो स्टेक होल्डर है इकोसिस्टम में, दे शुड नॉट सफर। 10-20% का जो मार्जिन है, 10% रिटेलर, distributors, 20% to retailers. So it depends on which category of products. कभी कभी क्या होता है, imported products का अलग तरीका से market करते हैं. So I'm not sure that I can explain everything in detail, but very important thing is that ministry is very keenly engaged. हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट और जो क्वालिटी ऑफ केयर होनी चाहिए पेशेंट के लिए। तो जहाँ तक पेशेंट केयर के लिए है वो उस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। हम बिल्कुल हमेशा ध्यान यही रखेंगे कि पेशेंट को सबसे बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन मिले, बेस्ट क्वालिटी केयर मिले। तो उसके लिए जो है फिर प्राइस कैपिंग का जो इशू है वो क्वालिटी पे कोई असर नहीं आना चाहिए। फिलहाल सरकार दवाओं की कीमत निर्धारित करने वाली संस्था NPPA के माध्यम से सिर्फ जीवन रक्षक दवाओं की कीमत निर्धारित करती है। लेकिन हमारे देश में दवाओं का घरेलू उद्योग करीब 1 लाख करोड़ का है, जिसकी सिर्फ 17% ही कीमत नियंत्रण के दायरे में है।
अक्सर एक ही तरह का सॉल्ट अलग अलग ब्रांड नेम पर अलग अलग ट्रेड मार्जिन के जरिए बाजार में उतार दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि जो ब्रांड ज़्यादा मार्जिन देता है, ज़्यादा मुनाफा देता है, अस्पताल और डॉक्टर उसी कंपनी की दवा को रिकमेंड करते हैं और इसकी कीमत आम मरीज को चुकानी पड़ती है। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। और बात मुंबई की, अगर आप मुंबई में हैं तो समुंदर से ज़रा बच के रहिएगा। आज दोपहर 2 बजे के आसपास, पौने 2 बजे के आसपास इस मॉनसून का सबसे ऊंची हाई टाइड का पूर्वानुमान दिया गया है। आज 4 मीटर 97 सेंटीमीटर यानी कि 5 मीटर के आसपास की लहरें उठने की आशंका है। मुंबई में सुबह से ही बारिश हो रही है। हाई टाइड के वक्त अगर ज़्यादा बारिश होती है तो जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न खड़ी होगी। इसके अलावा समुद्र के आसपास घूमने जाना, यहाँ पर बैठना खतरनाक हो सकता है। कल भी 5 मीटर के आसपास 4 मीटर 96 सेंटीमीटर की लहरें उठी थी। इस दौरान मरीन ड्राइव पर समुद्र का कई टन कचरा सड़क पर जमा हो गया था। मुंबई के समुद्र की ताज़ा स्थिति के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता दिवाकर सिंह के पास। दिवाकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, दिवाकर, मैं देख रही हूँ आप एक बड़ा सा छाता लेकर खड़े हैं और बारिश की बहुत तेज आवाज आ रही है। बताइए, अभी हाई टाइड 145 बताया गया है, कैसी स्थिति है और यहाँ पर सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? नेहा, देखिए, इस वक्त मैं वर्ली सी फेस पे खड़ा हूँ और सबसे पहले मैं आपको समुद्र की तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा। समुद्र में जो लहर उठ रही है काफ़ी तेज और खास साथ ही साथ जो पानी जो लगातार जो मुहाना है समुद्र का वहाँ तक पहुँच रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 145 का हाई टाइड जो है 5 मीटर का बीएमसी ने बताया है और 5 मीटर का जब हाई टाइड होता है तो काफ़ी खतरनाक माना जाता है। और ऐसे में मुंबई में पिछले आधे घंटे से जो बारिश शुरू हुई है इसके चलते खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज है और तेज बारिश के होने के चलते जल जमाव बारिश के चलते होगा और जो पानी समुद्र में जाता है, समुद्र में उल्टा जो हाई टाइड आ रहा है, पानी बाहर की तरफ फेंकता है, तो ऐसे में मुंबई के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है नेहा, क्योंकि जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं बिल्कुल यहाँ पे तेज हवा के साथ बारिश है और बारिश अगर होती रही कंटिन्यू और इसके साथ ही साथ अगर 145 को हाई टाइड तेज रहा और समुद्र की जो लहरें हैं वो तेज उठी तो जाहिर सी बात है मुंबई के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पानी समुद्र में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाई टाइड के समय पानी जो है वो समुद्र अंदर लेने के बजाय बाहर फेंकता है। तो ऐसे में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बारिश जिस तरह से शुरू हुई है काफी तेज, लगता नहीं कि बारिश बहुत जल्दी बंद होने वाली है। इसको देखते हुए जो मुंबई पुलिस के ट्रैफिक के जवान है वो यहाँ पर खड़े हैं और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के जवान है यहाँ पर खड़े हैं, वो लगातार लोगों को ये कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे ना जाएं, क्योंकि 145 को जो हाई टाइड की लहर है वो जो है काफी तेज आएगी और कई बार दुर्घटनाएं सामने आती है जब लोग लहर की चपेट में आते हैं और सीधा समुद्र में चले जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आती रही हैं उसको देखकर मुंबई पुलिस के जवान जो हैं बिल्कुल मुस्तैद हैं, किसी को समुद्र के किनारे नहीं जाने दिया जा रहा है, जो भी जा रहा है उसको रोक के कह रहे हैं कि आप उतनी दूर मत जाइए, आपकी जान को खतरा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ स्थिति काफी बारिश तेज है और साथ ही साथ समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, कल इसी प्रकार की लहरें हमने मरीन ड्राइव के पास भी उठते हुए देखी थी। इनफैक्ट जहां पर अभी हमारे संवाददाता खड़े हैं वो भी मुंबई का एक बहुत जाना माना इलाका है, वर्ली सी फेस का इलाका, और तेज बारिश यहां पर होती दिख रही है और पुलिस तो यहां पर तैनात दिख रही है और लोग भी आप देख रहे होंगे कोई वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत एहतियात बरता जा रहा है। तो यही गुजारिश होगी सबसे कि फिलहाल हाई टाइड के समय एटलीस्ट समुद्र के किनारे से दूर रहें। दिवाकर, शुक्रिया वो अपडेट हमारे सामने लाने के लिए। हम आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे।